Good morning. Charul, video on. Good morning, ma'am. Morning. Just a second, ma'am. Okay, Ram, keep your video on. Give me a minute. चलो स्टार्ट करें. रेडी? Yes, ma'am. So till now we have completed political party. हमने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कंप्लीट कर लिया. हमने कंप्लीट कर लिया इन्वेस्टमेंट फंड. ठीक है, साथ में एओपी भी कंप्लीट कर लिया. और एओपी के पहले क्या कर लिया, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. ये चीजें कंप्लीट हो गई. आज का टारगेट कम से कम 3 छोटे छोटे और वेरियस एंटिटी करना है, जिसमें बिजनेस ट्रस्ट आता है, जिसमें हमारा 10AA आता है और हमारा इलेक्टोरल ट्रस्ट आता है. अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो बिजनेस ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट मेन एंड 10AA इज इंपॉर्टेंट. इलेक्टोरल ट्रस्ट मुझे पता होना चाहिए, बट उसका कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट. Vinay, Charul, adjust yourself quickly. Sir. Ma'am, done. स्टार्ट कर दूं ना मैं? Yes, ma'am. सबसे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रस्ट की. मैम बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है, कैसे होता है, सब समझेंगे. यहाँ पे समझो कि ये रहा मेरा बिजनेस ट्रस्ट. ये कौन है, मेरा बिजनेस ट्रस्ट. एक ट्रस्ट फॉर्म किया है जिसको क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रस्ट. ये बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, इसका काम क्या था, जनरली पहले ऐसा काम था कि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते. सारा इनका जो काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ही होता है. अब होता ये था कि अगर आप किसी और कंट्री में जाओ और आपको किसी और कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, तो यू नीड समवन हु इज ट्रस्टवर्दी. ऐसे ही जाके किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ के इंडिया की बात करें तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियंस जो है, दैट इज आई कैन से रेसिडेंट, ये तो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. ठीक है, इनको कोई ट्रस्ट का इतना इशू नहीं, मैं ये बोल सकती हूँ. बट बेसिकली हमें पता है पैसा किन से चाहिए. हमें बेसिकली पैसा चाहिए नॉन रेसिडेंट से, क्योंकि नॉन रेसिडेंट ज्यादा पैसा ला सकता है. और फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सचेंज रेट वेरी करता है. ये भी रीजन है. तो अगर मैं किसी कंपनी को बोलूं, तो ये लोग पता है किसी कंपनी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि किसी प्रॉपर्टी को यहाँ बना दिया. और फेमा में देखोगे तो डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको अलाउ भी नहीं. जब फेमा में जाओगे वहां एक रूल लिखा है कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है. डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकता. तो अब इंडिया को पैसा तो चाहिए, तो क्या करे, डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इनका इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता. हमें चाहिए कहीं ना कहीं इन्हीं से इन्वेस्टमेंट. हो सकता नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ड्यू टू फेमा, बट हमको चाहिए इन्हीं से. तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनडायरेक्टली क्या हो, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए. और मैं इस वर्ड पे फिर से फोकस कर रही हूँ, ये है नॉन रेसिडेंट के लिए ही कॉन्सेप्ट. मतलब हमने इंटेंशन इंडियंस ने क्या रखा था कि नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट करे, रेसिडेंट करेंगे चलेगा, मना नहीं कर रहे उनको. पर मेरा फोकस किस पे है, मेरा फोकस रेसिडेंट पे, कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे. तो इन लोगों ने क्या किया, बोले देखो कंपनी वाला अगर हम फंडा लगाएं तो कंपनी वाला फंडा तो पिट जाएगा, वो तो नहीं चल पाएगा. ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस कि वो कंपनी का फंडा नहीं चलेगा. तो क्या करें, तो इन्होंने कहा हम एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं जिसका नाम देंगे हम क्या, बिजनेस ट्रस्ट. ये बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स इशू करेगा. अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा. बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं. तो इस बिजनेस ट्रस्ट का
जो मेन काम है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो इस बिजनेस ट्रस्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव है, वो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ पे नॉन रेसिडेंट क्या करेगा? नॉन रेसिडेंट इस बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदेगा, ठीक है। अब ये बिजनेस ट्रस्ट जाके क्या करेगा? हम नहीं जा रहे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने, ये बिजनेस ट्रस्ट जाके आगे किसी क्या करेगा? डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब मैं नहीं जा रही, अब नॉन रेसिडेंट नहीं जा रहा, ये बिजनेस ट्रस्ट जा रहा है और ये किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? किसी डोमेस्टिक कंपनी में, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई कंपनी, ऐसा समझो अभी। तो मैम हम सोच रहे थे कि हम कंपनी बना के इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ले, वो पॉसिबल नहीं हुआ। हम सोच रहे थे डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनसे इन्वेस्टमेंट ले, वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो पॉसिबल क्या हुआ कि हम एक ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट यूनिट्स इशू करेगा और ये ट्रस्ट आगे जाके कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आएगा? डोमेस्टिक कंपनी एसपीवी, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो कहीं ना कहीं क्या है? एसपीवी का काम वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ही काम करना हो सकता है। मैम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे आपने बोला ना कि रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी। तो देखो यूनिट होल्डर चाहे मेरा रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, क्या मैम वो डायरेक्टली इस एसपीवी के यूनिट्स खरीद रहा है? नहीं, एसपीवी तो शेयर इशू करेगी, डोमेस्टिक कंपनी इशू शेयर, वो यूनिट्स इशू नहीं कर रही है। ये मेरा चाहे रेसिडेंट हो चाहे ये भाई साहब मेरे नॉन रेसिडेंट हो, ये खरीदेंगे क्या? इस बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स। ये क्या करेंगे? यूनिट्स खरीदेंगे, यूनिट्स परचेस करेंगे इस बिजनेस ट्रस्ट की। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैं बोलूं तो ये अब चीज मेरे लिए काम की नहीं है। मेरे को बस इतना समझना था कि यहाँ पे इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका बिजनेस ट्रस्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। अब जब मैम ये बिजनेस ट्रस्ट यहाँ पे एसपीवी में इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे करेगा? अरे भाई यूनिट्स इशू करेगा अपने, इनको देगा अपने यूनिट्स। ओके, तो मैम ये एसपीवी इनको क्या देगा? भाई जब ये यूनिट्स दे रहा है तो एसपीवी इसको क्या देगा? एसपीवी इसको देगा शेयर्स अपने। मैम ये ट्रांसफर दिख रहा है मुझे, हाँ है ना ये ट्रांसफर। यूनिट्स अगर आप दे रहे हो और शेयर्स अगर आप ले रहे हो, तो क्या मैं इसको बोल दूं कि इसने क्या किया है? एक्सचेंज। हाँ ये एक्सचेंज हुआ है। और एक्सचेंज तुमको कहाँ पता चलता है? कैपिटल गेन के चैप्टर में पता चलता है कि एक्सचेंज क्या है? 247 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होता है। पर अब ये टैक्सेबल ट्रांसफर है या नहीं, उस पर अभी हमने कुछ भी वो नहीं किया है, डिस्कशन नहीं किया कि इसको कहीं उन्होंने स्पेसिफिकली वो ट्रांसफर तो नहीं बोल दिया कि इस पे हम कैपिटल गेन नहीं अप्लाई करेंगे। अभी वो चीज मुझे नहीं पता है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? इन्वेस्टमेंट कैसे चल रहा है? तो इन्वेस्टमेंट ऐसा चलता है, मेरे यूनिट होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं। ये यूनिट होल्डर्स बिजनेस ट्रस्ट से बोलेंगे भाई यूनिट दे दे, मतलब परचेस कर रहे हैं। बिजनेस ट्रस्ट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना, ये इनको यूनिट्स देगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा किसके थ्रू लगाएगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। ये दे देगा अपने यूनिट्स और इनके क्या कर लेगा? इन्वेस्टमेंट खरीद लेगा, जिसको बोलते हैं हम शेयर्स। ये क्या करेगा? शेयर्स खरीद लेगा। मैम ये एक प्रकार का, ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज। यस इट इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज, बट आई डोंट नो राइट नाउ कि वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कहीं उन्होंने नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर तो नहीं लिया है कैपिटल गेन चैप्टर में। डन, आगे बढ़ू। तो ये तो पहले मेरा क्या हुआ, इसका हायरार्की, कौन कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करता है। अब मुझे एक चीज समझाओ मैम, क्या बिजनेस ट्रस्ट के पास शेयर्स हैं? क्या बिजनेस ट्रस्ट के पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के? है। और जब भी आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं तो उससे क्या इनकम जनरेट हो सकती है? डिविडेंड। तो हो सकता है मैम बिजनेस ट्रस्ट को क्या जनरेट हो जाएगा? डिविडेंड इनकम, क्योंकि शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी दे हैव, बिकॉज दे हैव शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, तो इनकम कौन सी जनरेट होगी? डिविडेंड। ठीक है मैम, ये भी हो सकता है कि बिजनेस ट्रस्ट ने लोन लिया हो एसपीवी से। क्या लिया हो? लोन।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसको हो सकता है लोन का लेना देना कर रहे हो, लेन देन कुछ भी हो सकता है। अगर इसने लोन दिया है, बिजनेस ट्रस्ट ने लोन दिया है, तो इसको इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो हम अभी इनकम पे चल रहे, तो हम ये बोलते हैं कि मैम बिजनेस ट्रस्ट को एक इंटरेस्ट की इनकम भी हो सकती है, बिकॉज हो सकता है वो एसपीवी को लोन देगा। तो दो ट्रांजैक्शन तो समझ में आए। अगर यहाँ पे लोन रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो लोन रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे दे विल अर्न इंटरेस्ट। लोन गिवन लिख देती हूँ टू एसपीवी, ठीक है। और यहाँ पे ये डिविडेंड इनकम क्यों हुई? शेयर ऑफ एसपीवी हेल्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरे को ये समझ में आया कि इनकम तो कुछ तरह की है। अब सुनो मेरी बात, और तुम ये जानते हो, अच्छे से जानते हो, ये हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। मैं आती हूँ डोमेस्टिक कंपनी पे। मैम डोमेस्टिक कंपनी की अगर आप बात करोगे तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट, मैम आपको पता है दो तरह के टैक्स रेट हो सकते हैं। ज्यादा पे नहीं जा रही अभी तो मैं, बट कहीं ना कहीं हमने ये चीज पढ़ ली, अब थोड़ी बहुत तो पढ़ ही ली है, जिससे ये समझ जाए कि एक टैक्स रेट ये होता है कि नहीं। डोमेस्टिक कंपनी का एक टैक्स रेट, राम बताओ ये वाला टैक्स रेट कितना होगा? बोलो राम। 30%। वेरी बैड। डबल ए से मैंने क्या याद दिलाया था? दो बार ए है तो 2 बार ए है तो 22। तुक्का बैठ गया, ठीक है। नहीं याद है। हाँ हाँ हाँ, वो पहली बार में याद आ जाता, याद होता तो। तुम लोग का आज वाइवा है, तुम लोग को याद है ना, मेरे को तो याद है। चलो, तो ये हो गया मैम 115 डबल ए का 22% एक ऑप्शन है उसके पास। और सपोज मैम ये कोई ऑप्शन नहीं ले, नॉर्मल पे जाए, कोई ऑप्शन नहीं लेगी, रेट इन फोर्स की बात करें, नॉर्मल प्रोविजंस पे जाए, तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से तुम बताओ ये कितने % पे टैक्स पे करेगी? ये तो पता ही है सबको, ये पूछूं? 25 और 30%। तो मैं अभी के लिए सिर्फ 30 लिख रही हूँ, यहाँ पे एप्लीकेबल सिर्फ 30 के लिए। तो मैम ये हो गया 30%। तो मतलब अगर ये नॉर्मल प्रोविजंस पे जाएगी 30%, 25 भी हो सकता है, बट मैं अभी 30 ही लिख रही हूँ। तो मैम यहाँ पे अगर ये नॉर्मल प्रोविजन पे गई, तो ये लिखा क्यों कि डोमेस्टिक कंपनी के पास दो चॉइसेस है, या तो 22 या 30%। अब मैं समझाती हूँ। अगर सपोज करो मेरी डोमेस्टिक कंपनी, मेरी ये डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी? अगर सपोज करो मेरी ये डोमेस्टिक कंपनी ने चूज किया है 22%, तो कैन आई से कि ये कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रही है? क्या ये कंसेशनल रेट है? हाँ है। तो अगर मेरी डोमेस्टिक कंपनी कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करती है, तो पता है डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड टैक्सेबल होगा। किसके हैंड में? वो देखेंगे डिविडेंड क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता। अब किसके हैंड में होगा वो मैं समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि एक जना अगर कंसेशन पे कर रहा है, तो हमको कहीं तो रिकवरी चाहिए ना। तो डिविडेंड का टैक्सेशन बेस किस पे है कि डिविडेंड तभी टैक्सेबल होगा, वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? मैम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में। पर बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम कमाएगी वो दे देगी अपने यूनिट होल्डर्स को, तो अल्टीमेटली डिविडेंड पे टैक्स पे कौन करेगा? मेरा क्वेश्चन अभी वो नहीं है, मेरे को बस इतना समझना था कि अगर 22% पे डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे करती है, मतलब वो कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रही है, तो डिविडेंड टैक्सेबल है। अब हम वो पढ़ेंगे कि किसके हाथ में टैक्सेबल है। बट मैम अगर ये नॉर्मल रेट पे चल दे, तो सपोज करो मैम ये नॉर्मल रेट पे इसने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल रेट पे टैक्स पे किया है, तो पता है डिविडेंड क्या होने वाला है? किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं है, डिविडेंड सीधे सीधे हो जाएगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि हमको पूरा पूरा टैक्स यही मिल चुका है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या कि मैम डिविडेंड पे सोचना पड़ेगा किसके हैंड में टैक्सेबल है,
ठीक है। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी जो है मेरी क्या है, ये जो डोमेस्टिक कंपनी है, इस डोमेस्टिक कंपनी ने नॉर्मल रेट पे टैक्स पे किया है, तो डिविडेंड इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फॉर एवरी पार्टी, चाहे फिर वो बिजनेस ट्रस्ट रिसीव करे या फिर बिजनेस ट्रस्ट से मेरा यूनिट होल्डर रिसीव करे। डन, ठीक है। अब मैम इंटरेस्ट का क्या, इंटरेस्ट के लिए एक वर्ड लिखा जाएगा, इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, एक वर्ड लिखा जाएगा, वो वर्ड होता है, हमेशा लिखना पड़ेगा तुमको, इसके बिना काम नहीं चलेगा, दैट इज पास थ्रू स्टेटस। मतलब अब समझो मैम, डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड दिया किसको, बिजनेस ट्रस्ट को। डोमेस्टिक कंपनी ने क्या दिया, शेयर्स पे दिया डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट को, ये होने वाला है सीधे सीधे एग्जेम्प्ट। बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में ये टैक्सेबल नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो मैम अभी जो आप बता रहे थे कि डिविडेंड विल बी टैक्सेबल, तो अब मैं लिख सकती हूँ, जब ये बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, इसी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने यूनिट होल्डर्स को, तो ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। बट उसके लिए चेक करना कि डोमेस्टिक कंपनी ने किस रेट पे टैक्स पे किया था। क्या यहाँ पे डाउट है कुछ? तो मुझे यहाँ पे टैक्सेबल तो हुआ, लेकिन इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, और यहाँ पे डिविडेंड एग्जेम्प्ट फॉर एनी रिसिपिएंट। डन। तो ये डिविडेंड का डिस्कशन था कि मैम जब डिविडेंड इनकम अर्न की जाती है, डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है डिविडेंड, किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिजनेस ट्रस्ट को, तब तो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया है। बट जब ये बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस डिविडेंड को, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या है। अगर टैक्स रेट 22% है तो ये टैक्सेबल होगा, और अगर ये 30% है तो ये एग्जेम्प्ट होगा। अब टीडीएस की बात करनी पड़ेगी इस पे। क्यों करनी पड़ेगी मैम, सुनो समझो। अगर मैम यहाँ पे 22% है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 22% है, तो मैम बिजनेस ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। क्यों? टैक्सेबल इनकम अगर होती है तो टैक्सेबल इनकम में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो मैम इस केस में बिजनेस ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में? और मैम यहाँ पे करना है क्या टीडीएस डिडक्ट, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लो। अरे भाई ये एग्जेम्प्ट इनकम है, तो एग्जेम्प्ट इनकम पे मैं खुशी खुशी लिख दूं नो टीडीएस का कॉन्सेप्ट, नो टीडीएस ऑन एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ पे कोई इनकम पे तुम्हारा टीडीएस नहीं होगा। यहाँ तक क्लैरिटी आई? ठीक है, चलो ठीक है। अब मैम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो पहले पूरे टीडीएस की बातें कर लेते ना। आप बोलो टीडीएस डिडक्ट करना है, मैम सुनो, आप शायद भूल गए। क्या भूल गई? कि आप किसका टीडीएस डिडक्ट करोगे? हम डिडक्ट करेंगे टीडीएस ऑफ यूनिट होल्डर। मैं यूनिट होल्डर का टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ। आपको याद है यूनिट होल्डर कौन हो सकता है? रेसिडेंट भी हो सकता है आपका यूनिट होल्डर। अरे हाँ, और आपका यूनिट होल्डर कौन हो सकता है? नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। तो मैम दोनों के लिए अलग रेट है क्या? हाँ। अब इसका लॉजिक जो समझा रही हूँ वो समझना, क्योंकि ये तुम्हारा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के पूरे डीटी में जहां पे भी बोले ना कि नॉन रेसिडेंट को रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत है या नहीं, तो यही कॉन्सेप्ट लगता है। अब समझो मेरी बात। मैम एक बात बताओ, रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, हाँ या ना? नॉडिंग करते जाओ। रेसिडेंट के लिए मैम ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, तो तुम क्या चाहोगे? रेसिडेंट से रिटर्न फाइलिंग करवाना ही चाहोगे ना, कि भाई तू तो रिटर्न फाइल कर। हाँ मैम, नॉन रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है क्या? ना। क्या तुम चाहोगे कि जबरदस्ती बेमतलब में नॉन रेसिडेंट तुम रिटर्न फाइल करो? नहीं। तो क्या करना चाहोगे? कैसे उसे रोकोगे रिटर्न फाइल करने से, या फिर कैसे उसका बर्डन रिमूव करोगे? तो बोलेंगे देखो तुमको कितना टैक्स चाहिए उससे, जो तुम्हारा टैक्स का परसेंटेज निकले
जो भी तुम्हारा टैक्स का परसेंटेज निकले उतना ही टीडीएस डिडक्ट कर लेना। तो जो लेना देना था हमारा वो लेन देन खत्म हो गई, तो उससे रिटर्न भरवा के करोगे क्या? समझे? जब लेन देन ही खत्म हो गया भाई, जो तेरे से टैक्स लेना था मैंने उसी का टीडीएस मैंने डिडक्ट कर लिया, अब रिटर्न भर के करोगे क्या? पर रेसिडेंट का तो सारी इनकम की जानकारी चाहिए मुझे, आई वांट इन्फॉर्मेशन। तो रेसिडेंट का जो भी टैक्स रेट हो, बट मेरा यहाँ पे टीडीएस का रेट अलग ही निकलेगा हमेशा। टीडीएस का जो रेट रहेगा वो अलग निकलेगा, कम ही उससे टैक्स लूंगी। अभी मैं क्यों कम ले रही हूँ? कम लूंगी इसलिए कि भाई रिटर्न फाइल करके बचा हुआ टैक्स पे करो, बाकी इनकम की भी तो जानकारी दोगे फिर तुम हमको। ये बात समझ में? अब देखते हैं कि डिविडेंड पे मेरे को कितना टैक्स लगाना है। देखो हमने तो बोला ही है, क्या बोला है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये आया है नॉन रेसिडेंट। हम तो बोल ही रहे ये कॉन्सेप्ट बेचारा किसके लिए आया है, ये कॉन्सेप्ट ले दे के आया है तुम्हारा नॉन रेसिडेंट के। तो भाई हम तो नॉन रेसिडेंट पे टैक्स रेट कम ही रखते हैं, तो डिविडेंड का टैक्स रेट कितना रखेंगे हम? 10%। 10% पे टैक्स करना चाहते हैं, तो तुम ही बताओ टीडीएस भी उससे कितना लोगे? अब रटो मत, लॉजिक बताओ। जब टैक्स रेट इतना है तो मैं उससे डिविडेंड पे कितना टीडीएस डिडक्ट करवाऊं? रेजिडेंट से ना, 10%। नॉन रेसिडेंट से मैम 10% only। 10%, क्योंकि ले दे के खत्म करो ना, नहीं रिटर्न चाहिए तुम्हारा, ठीक है। बट मैम यहाँ पे ये जो मेरा रेसिडेंट है इसको तो नॉर्मल रेट से टैक्स लगता होगा, डिपेंडिंग ऑन वो फर्म है, एओपी है, बीओआई है, इंडिविजुअल है, जो रेट इन फोर्स होगा उससे हमको क्या चाहिए? उसका रेट चाहिए। बट इससे हम क्या बोलेंगे? भाई तू दे अभी 10%, बाकी रिटर्न फाइलिंग करना। तो ये क्या बन गया मेरा? रेसिडेंट का रेट इन फोर्स जो भी हो, टीडीएस 10% ही ले रही हूँ, बट यहाँ पे जितना नॉन रेसिडेंट का टैक्स रेट है उतने पे ही मैंने उसका क्या ले लिया? टीडीएस लेके खत्म, रफा दफा। तो ये बात समझ में आई कि डिविडेंड पे टैक्स रेट क्या है तो उसका टीडीएस भी सेम ही है, और ये हमेशा तुम्हें नॉन रेसिडेंट में यही सेम चीज मिलेगी। इतना है। अब मैम इंटरेस्ट पे चलते हैं। इंटरेस्ट का आपने क्या बोला? देखो हो सकता है कि बिजनेस ट्रस्ट ने यहाँ लोन दिया हो, हाँ हो सकता है। लोन के बदले में उसको एसपीवी से इंटरेस्ट मिलेगा। मैम यहाँ पे आप लिख रहे हो पास थ्रू स्टेटस, इसका मतलब है बिजनेस ट्रस्ट के लिए अगेन इट इज एग्जाम। इंटरेस्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जाम। तो बचा कौन? मैम ये बचे यूनिट होल्डर। इज इट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर? श्योर, 100% इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो अब मैम इंटरेस्ट के लिए कैसे करें? इंटरेस्ट इनकम हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दे रहे हैं। क्या बिजनेस ट्रस्ट को यहाँ पे ऑन दिस इंटरेस्ट इनकम, इस इंटरेस्ट इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, टैक्सेबल है, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो मैम अगर ये रेसिडेंट है और ये है नॉन रेसिडेंट, मैम रेसिडेंट के केस में अगर हम बात करें, हम लाए ही ये कॉन्सेप्ट पता है किसके लिए थे? मैंने क्या बोला था शुरुआत में? ये आया ही कॉन्सेप्ट नॉन रेसिडेंट के लिए था। तो बोलते जो टैक्स रेट होगा ना इसके लिए कम था, सिर्फ 5% चाहिए मेरे को इससे टैक्स। तो तुम ही बताओ टीडीएस का रेट भी कितना लोगे इसका? 5। बराबर करो, ले दे के खत्म। लेकिन तुम्हारे लिए हम लाए थे क्या? नहीं, तुम्हारा तो वही रहेगा, एक ही रेट इन फोर्स। पर तुमसे टीडीएस हम ज्यादा लेंगे क्या? नहीं, हम तुमसे वही 5% का टीडीएस लेंगे, बाकी तुम क्या करो? रिटर्न फाइल करके डिटेल दो कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कि नॉन रेसिडेंट वालों के इसमें तुम क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ कहानी बोल रही हूँ मैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये वो सिर्फ समझाने के लिए कि कहाँ उनको चाहिए कि रिटर्न फाइलिंग हो जाए। बात आई समझ में? तो ये हो गया मेरा रेसिडेंट और ये हो गया नॉन रेसिडेंट। ये चार्ट मोर देन सफिशिएंट रहेगा पूरा बिजनेस ट्रस्ट समझने के लिए, ठीक है? बस समझते जाना। बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया, अब इसको लिखती जाती हूँ मैं एक बार। बिजनेस ट्रस्ट ने फर्स्ट अपनी यूनिट्स इधर दी, इसको शेयर्स मिल गए, डिविडेंड इनकम हुई यहाँ पे, फिर हमने इंटरेस्ट पॉइंट नंबर 4 की बात की, ठीक है? अब
मैम ये सब चीजें हो गई। क्या बिजनेस ट्रस्ट को इसके अलावा कोई और इनकम नहीं होने वाली? सिर्फ इंटरेस्ट, सिर्फ डिविडेंड, इसके अलावा कोई इनकम नहीं हो सकती? मैम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, अदर इनकम हो सकती है। तो अब अपन कौन सा सेक्शन निकालते हैं? अदर इनकम का। अब मैम अदर इनकम में क्या क्या हो सकता है? तो अदर इनकम में तुमको हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का, ठीक है। फिर हो सकता है, इसको हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का, या कोई और अदर इनकम, कोई भी इसके अलावा कुछ भी तो इनकम हो सकती है बिजनेस की, ये वो जो भी इनकम है, दूसरी फलाना ढिमकाना सारी की सारी इनकम क्या करें, किसके लिए टैक्सेबल करोगे? नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, टैक्सेबल इन हैंड ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा निकल के आया? ये जो हम कर रहे हैं ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। मैम अदर इनकम का क्या करें? अदर इनकम कोई भी हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या अदर इनकम हो, ये टैक्सेबल होगा बिजनेस ट्रस्ट के लिए। और बिजनेस ट्रस्ट टैक्सेबल कर लेगा तो क्या यूनिट होल्डर्स को फिर से बोलोगे टैक्सेबल? अब ये इनकम क्या हो जाएगी? दिस इनकम एग्जेम्प्ट फॉर यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के लिए ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है। तो मैं एक ही बात बोलूं कि सिर्फ इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के लिए, पक्का। डिविडेंड शायद टैक्सेबल हो सकती है यूनिट होल्डर के लिए, बाकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। और बाकी सारी किसके लिए टैक्सेबल हो गई? हमारे बिजनेस ट्रस्ट के लिए। तो मैम ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 111 का है तो इसको कितने पे टैक्स करें? 20। 111A वाला है तो इसको कितने पे टैक्स करें? 15%। और ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इस पे ये क्या होगा? टैक्सेबल। तो ये हो गया 20%, ये हो गया मेरा 15%, और ये हो गया मेरा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैम ये एग्जेम्प्ट इनकम यूनिट होल्डर्स के लिए, कोई टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाओगे क्या बीच में? अब नहीं लेके आएंगे। आया समझ में? तो ये चीज क्या हो गई? ये हो गया मेरा स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 1। हम क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे। ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। पहला एक्सचेंज हुआ, फिर मेरे को आई डिविडेंड इनकम, तो हमने डिविडेंड की बात करी। दूसरी बात की थी इंटरेस्ट इनकम की। तीसरी बात मैंने किसकी की थी? इंटरेस्ट इनकम के बाद इंटरेस्ट इनकम हो गया थर्ड का, मेरा थर्ड डिविडेंड ही था। और लास्ट मैंने बात की थी बाकी अदर इनकम की। अब अदर इनकम में लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, अदर इनकम है, ये ठीक है। अब एक पॉइंट बचा है आखिरी, बिल्कुल बिजनेस ट्रस्ट आखिरी सांसें ही ले रहा है तुम्हारी। एक मैम एक टाइप ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और आता है जिसको बोलते हैं REIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। एक लास्ट टाइप का ट्रस्ट है जिसको बोलते हैं हम REIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है? इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टीज होती है। इधर हमारा क्या चल रहा था? यूनिट्स और बॉन्ड चल रहे थे इस बिजनेस ट्रस्ट में। ये कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टी, और खुद की प्रॉपर्टी से होती है इसको इनकम। हम खुद की प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम होगी? रेंटल इनकम ऑन ओन प्रॉपर्टी। अब ये पता है किसके लिए ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं? ये सबके लिए था। ये कॉन्सेप्ट क्या था? ऐसा याद दिलाने के लिए बोल रही हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ याद करवाने के चक्कर में ये चीज बोल रही हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जब भी रेंटल इनकम होती है ना REIT को, तो ये बोलते हैं हम तो ये किसी के लिए भी नहीं लाए थे, हम क्यों बांटे अपनी रेंटल इनकम? किसी को भी नहीं बांटनी हमको। तो चाहे इस REIT में इन्वेस्टमेंट किया हो किसने? रेसिडेंट ने, या फिर इस REIT में इन्वेस्टमेंट किया हो नॉन रेसिडेंट ने, हम कोई कम टैक्स नहीं लेंगे। दोनों से टैक्स रेट कितना लेंगे हम? रेट इन फोर्स। बट अब तुम बताओ इसका TDS रेट क्या रखोगे? वो भी फिर रेट इनफोर्स कर देंगे। एग्जैक्टली। और यहाँ इसको बोलेंगे तू 10% दे,
बाद में रिटर्न फाइल कर। तो ये जो स्टोरी है ना रिटर्न फाइलिंग की, वो सिर्फ इसलिए कि तुमको इसके रेट्स याद हो जाए, नहीं तो रेट याद करने पड़ जाते हैं। तो तुमको याद रहेगा नॉन रेसिडेंट का एक ही जगह रेट इन फोर्स है, सिर्फ एक जगह रेट इन फोर्स है, और रेसिडेंट के लिए तो हर जगह रेट इन फोर्स चल रहा है। नॉन रेसिडेंट सिर्फ एक जगह रेट इन फोर्स पे क्या करता है, हमारे को टैक्स पे करता है, बाकी रेसिडेंट हर जगह रेट इन फोर्स पे ही टैक्स पे करता है। समझ में आया? तो ये क्या है तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट। एक बार पहले बिजनेस ट्रस्ट को इसमें से पढ़ो, अब इसमें छोटे छोटे से पॉइंटर है, होल्डिंग का, ये जो एक्सचेंज वगैरह हुआ है वो उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स खत्म। गिविंग यू 7 to 8 minutes फॉर द रीडिंग ऑफ बिजनेस ट्रस्ट।
हो गया? मैम ये जो चार्ट है पेज नंबर 230 पे, इसमें ना एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट पे जो रेड में डिविडेंड लिखा है वो गलत नहीं है? एग्जाम पे तो लिखा है, बट वो ऑलरेडी डिविडेंड ब्राउन में ऑलरेडी है ना अंडर सेक्शन 1023। हाँ वो मिस्टेक है, पिछले उसमें भी थी। अच्छा तो मैम क्या होना चाहिए इसकी जगह? नहीं, अदर ये एक जगह लिखेंगे ना, उन्होंने सिर्फ क्या किया, इधर से डिविडेंड लेके गए, एक जगह इंटरेस्ट होना चाहिए था, एक जगह डिविडेंड होना चाहिए था, तो वो दोनों जगह सिर्फ डिविडेंड लिखा गया। अच्छा ओके ठीक है। 1023 एफसी जो है, एफसी में आपका एग्जाम्प्ट होता है इंटरेस्ट, डिविडेंड एग्जाम नहीं होता उसमें, तो वो सिर्फ दोनों जगह डिविडेंड लिखा गया। ठीक है, चलो 1023 एफसी में डिविडेंड एग्जाम नहीं है? 1023 एफसी में डिविडेंड इंटरेस्ट दोनों एग्जाम्प्ट है। अब यहाँ पे 1023 एफसीए करके उन्होंने यहाँ पे दोनों चीजें मिक्स कर दी है। तो ये मैंने जो चार्ट स्पेसिफिकली क्यों बनाया, क्योंकि एक्चुअल में ये थोड़ा सा गचपच हो जाता है यहाँ पे जो है। तो और दूसरी चीज, सेक्शन डोंट लर्न दिस सेक्शन कि किसमें इसको एग्जाम करके रखा है। यू शुड ओनली रिमेंबर कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दोनों एग्जाम्प्ट होते हैं, बट डिविडेंड इज एग्जाम्प्ट फॉर यूनिट होल्डर्स ऑन कंडीशनल बेसिस। ठीक है, चलो तो ये वाला समझ में आ गया। इसकी वो निकाल लेना, एक प्रिंट निकाल के इधर तुम्हारे बुक के उधर इसको डाल देना। ठीक है, अब एक और चीज मैम समझनी, अब क्या देखो, ये हो गया मैम आपका बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, अब मैम बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स किसके पास हैं? भाई बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स रेसिडेंट के पास भी हैं, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स नॉन रेसिडेंट के पास भी हैं। तो यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट दोनों के पास है, इनफैक्ट हमारी एसपीवी के पास भी है। तीसरे को भी ले लेते हैं मैम, एसपीवी भी तो होल्ड करती है बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। तो मतलब यूनिट होल्डर कौन कौन है? कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बोलना क्या चाह रहे हो? बोलना ये चाह रही हूँ, कल चल के इन यूनिट्स को इन्होंने क्या किया? सेल किया, ट्रांसफर किया। तो मैम जब ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इन यूनिट्स को, क्या तब आप ये बोल सकते हो आगे चल के जब ये ट्रांसफर करेंगे, क्या मैम यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा? क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? यस, यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा एज इट इज ट्रांसफर। ठीक है, बात इतनी तो समझ में आई। लेकिन मैम एक चीज बताओ, जब बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट्स दी थी एसपीवी को, और एसपीवी ने क्या दिए थे? शेयर्स दिए थे बिजनेस ट्रस्ट को, क्या उस वक्त आप कैपिटल गेन लगाने वाले हो? तो यहाँ पे इस एक्सचेंज पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब ये कैपिटल गेन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि यहाँ पे कैपिटल गेन और इसका क्वेश्चन मार्क, तो नो, नॉट ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 47 में है क्या मैम ये पॉइंट? अभी इसको क्यों ज्यादा मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि हमको ये कैपिटल गेन में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट इतना जानना मेरे लिए काफी कि इसको स्पेसिफिकली नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर में लिया। ठीक है, और आगे क्या होगा? चलो यहां तो ये मेरा हो गया कि यहाँ पे हो गया मेरा फर्स्ट टाइम ट्रांसफर। ठीक है, ये आफ्टरवर्ड बाद में ट्रांसफर किया इन लोगों ने। ठीक है, बट मैम अब आप टैक्स बोल रहे हो कि लगेगा, तो ये भी तो बताओ कि टैक्स रेट कितना होगा। तो अब उसको डिसाइड करते कि भैया टैक्स तो लगेगा, अब टैक्स रेट कितना होगा। अब ये भी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या आपके बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो अब हम चेक करेंगे यूनिट लिस्टेड
in recognized stock exchange? क्या मेरी यूनिट्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? हाँ, हो सकता है लिस्टेड हो. यस, इट इज लिस्टेड. नो, हो सकता है लिस्टेड नहीं हो. नो, इट इज नॉट लिस्टेड. अब लिस्टेड है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा. अब मेरे को बोला है कि यूनिट्स अगर आप ट्रांसफर करते हो और ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है, लिस्टेड है, एंड एसटीटी पेड, लिस्टेड है, आपने क्या किया, एसटीटी पे किया है. पहले मैम ये बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे यूनिट्स का? मुझे नहीं लगता शायद तुम्हें कैपिटल गेन चैप्टर इतना याद होगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग यूनिट्स की बता पाओ. फिर भी एक ट्राई मारते हैं. बताओ, पढ़ लिया हो तो फिर रहने दो. हाँ बोलो. यूनिट्स का ना 18 मंथ्स. ग्रेटर देन इक्वल टू 36 months. ठीक है. अब एक चीज बताओ मेरे को, तो अब तुम पे डाउट एक और बार रेज हुआ. वैसे तुम्हें को रोज ही होता है तुम लोग पे डाउट. तुमने 7 मिनट की रीडिंग में किया क्या है? तुम रीडिंग करते हो कि ब्रेक मानते हो उसको? ये बताओ, सच बोलो. अंदर की जो बातें ना निकालो आज की. जब मैं तुम्हें रीडिंग टाइम देती हूँ, इज इट इक्वल टू अ ब्रेक फॉर यू? बोलो. ऐसे एक इंसान ब्लर में हंस रहा है, एक यूं हंस रहा है, एक बस अब बुक देख रहा है कि कहाँ लिखा है. थोड़ा सा ब्लर से हटके आएंगे चारों लोग, सामने चेहरा दिखाएंगे आप. हाँ, अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज योर रीडिंग स्किल्स? तुम लोगों की क्या मैं बोलूं, मतलब इफ आई हैव टू रेट रीडिंग स्किल्स तो आदि पुरुष से भी माइनस में दूं क्या तुम्हारी रेटिंग? मतलब जो लिखा है तुम वो भी मुझे नहीं बता पाते. मुझे इसलिए तो मैंने कहा था अरे पढ़ लिया है तो छोड़ दो, पर मुझे तो ये डाउट मुझे रहना चाहिए कि तुम पढ़ते ही कहाँ. मेरे को क्या क्या इम्प्रूव करवाना है, पहले तुम मेरे को एक लिस्ट दे दो कि मैम हमारा ये सब इम्प्रूव करवा दो. एंड वी एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6-7 डोंट नो हाउ टू रीड. थोड़ा अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कुछ कि क्या कर रहे हैं हम. ये तो कोई केस स्टडी भी नहीं है. बेचारी केस स्टडी की हालत क्या करके आते हो तुम लोग. वो ए पूछता होगा तुम सी डी एफ क्या आंसर देख के आते हो, तुम ही जानते हो. और फिर आके बोलते हमने तो पूरा किया है पेपर. गड़बड़ तो आईसीआई की चेकिंग में. विनय क्या हो गया? वाई सो सीरियस? हम ये पीरियड यहाँ पे मेंशन मैंने अपने नोट से करा था ना, यहाँ पे रीड के है नहीं होगा. ट्रांसफर का था सेक्शन 47 में, वो पीरियड इंक्लूड होगा कहाँ से कहाँ तक का. मेरे को अब एक चीज बताओ, वुड यू रेट योर रीडिंग स्किल्स ऑनेस्टली? 10 में से खुद को क्या रीडिंग स्किल्स पे दोगे तुम लोग? मेरी वैसे ठीक है, हम जितनी है. अच्छा ठीक है, अभी चलो वाइवा भी देख लेंगे, सब देखते हैं. 0.7 में लिखा हुआ है ना, लॉन्ग टर्म हाँ, शॉर्ट टर्म दिख दोनों गया लिखा है. दिख गया. मैम मैंने 36 मंथ्स तो बोला था. अच्छा राम, 18 मंथ्स कहाँ गए? नहीं मैडम, दिख गया अभी. अब तो दिख ही गया. अब कोई बात ही नहीं है. चलो, पता है तुम लोग को ट्रोल करने में मेरे को इतना अंदर से सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती. बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को. जब तुम गलती करते हो ना तो मेरे को बोलने का मौका मिलता है, और जब सही करते हो तो मेरा मौका चला जाता है वो. चलो, तो मैम अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरी 36 से ज्यादा है तो इसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे. और यहाँ पे स्पेसिफिकली अभी मैं कुछ डिस्कशन नहीं करूंगी कि ये 1 लाख का एक्सेस क्या है क्या नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन में ये बहुत अच्छे से समझना है. और कैपिटल गेन में ये समझ नहीं आया ना तो कैपिटल गेन के क्वेश्चन इसीलिए गलत होते हैं. तो 112A करके एक सेक्शन है जो बोलता है कि अगर आपने एसटीटी पे किया है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की यूनिट्स के लिए, जिसमें बिजनेस ट्रस्ट आता है, जिसमें इक्विटी शेयर आते हैं, अभी उसको हम डिटेल में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, बट 112A अगर है तो एक्सेस ऑफ 1 लाख अगर कैपिटल गेन है तो आपको 10% पे टैक्स लगेगा. मतलब स्पेसिफिकली वहां 1 लाख का एग्जेम्पशन दिया है. ठीक है, तो स्पेसिफिकली कहाँ पे 1 लाख का एग्जेम्पशन दिया है आपको? उधर कैपिटल गेन वाले चैप्टर में 112A वाले में. इससे ज्यादा अभी डिटेल में डिस्कशन गलत हो रहा है. मैम अगर क्या होगा कि ये सपोज करो
शॉर्ट आपने बोला यहाँ पे एसटीटी पे किया, लॉन्ग टर्म है। मैम ये भी तो हो सकता है ये शॉर्ट टर्म हो गया, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो तो तुम भी जानते हो, इसका परसेंटेज कितना निकलता है 15%। ठीक है, ये हो गया और इसका हो गया हमारा 15%। मैम क्या होगा अगर ये लिस्टेड ही नहीं है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में? आपने भी पूछा था ना लिस्टेड है या नहीं, हम जवाब देते हैं कि नो इट इज नॉट लिस्टेड। और अगर लिस्टेड नहीं है तब अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की कहानी चल जाए तो अगर लॉन्ग टर्म है तो दैट विल बी टैक्सेबल एट 20%, एंड शॉर्ट टर्म जनरली कितना होता है नॉर्मल टैक्स रेट। ये 2 पेज जरूर से ना तुम प्रिंट करवा लेना, क्योंकि अभी रियलाइज शायद नहीं हो, ये एग्जाम टाइम के तुमको बहुत क्विकली रिवाइज करने में काम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मेरा और ये हो जाएगा नॉर्मल टैक्स। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आई। मैम फिर पेज ये 7th कर लिया हमने, डायरेक्टली आओ पॉइंट नंबर 9 पे। अब तुम ही मेरे को समझाओ ये पॉइंट नंबर 9 क्या है। If any person transfers the share of SPV to business trust in exchange of units of business trust, it shall not be treated as transfer and capital gain shall not be applicable। मेरे को तो समझ ही नहीं आया, तुम ही समझा दो। बोलो मैम कोई वाला कंटिन्यू यही नहीं लिखा है क्या ये वाली चीज कि अगर बिजनेस ट्रस्ट और एसपीवी के शेयर्स चेंज हुए हैं, एक्सचेंज हुआ है, तो दैट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है, फिर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिखा है? पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से? देखो आज तुम इसको ट्रांसफर नहीं मान रहे, एसपीवी कल चल के इन शेयर्स को अगर ट्रांसफर करना चाहेगा तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग एक तो शेयर्स का जितना था वो, साथ साथ में यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जितने टाइम आपने रखे, ओवरऑल टोटल पीरियड ऑफ होल्डिंग रहता है? और क्या ये आगे की लाइन तो मेरे को बिजनेस ट्रस्ट को कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है कि रिटर्न फाइल करना है नहीं करना है वैसा। फिर अब इंपॉर्टेंट चीज, चाहे तुम बिजनेस ट्रस्ट की बात करो, चाहे इन्वेस्टमेंट फंड की बात करो, चाहे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की बात करो, टैक्स क्रेडिट बेसिस पे होता है जो हमने कल किया था। बिजनेस ट्रस्ट जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में इनकम अर्न करता है, माना जाएगा कि उसके यूनिट होल्डर्स की भी सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन की इनकम है। मतलब ये तीनों, चाहे इन्वेस्टमेंट फंड हो, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो या बिजनेस ट्रस्ट हो, ये कॉमन लाइन है, तो तीनों में आपको कट कॉपी पेस्ट लिखनी है। तो दिस कंप्लीट बिजनेस ट्रस्ट का भी टॉपिक। ठीक, अब मैं ना डेली तुमको लास्ट के 15 मिनट ना टॉपिक्स लिखवाया करूंगी। जो आज किया है वो तो स्पेसिफिकली लिखवाऊंगी और पुराने भी अब लिखवाना स्टार्ट करूंगी। पहले मैंने स्टार्टिंग में करती थी ये, बट अब लास्ट में तुम लिख के मुझे पीडीएफ सेंड करना। जैसे कल विनय ने किया था तो उसकी मैंने बता दिया था कि ये भूल गया, तो वो एक दिमाग में रह जाएगा कि अच्छा ये हम भूल गए। ठीक है, राम तुम्हारा पूरा चेक नहीं कर पाई मैं, इसलिए तुमको कुछ बोल नहीं पाई, और चारुल ने तो सेंड ही नहीं किया मुझे। ओहो मैम, राइटिंग इतनी अच्छी थी कि हम कैसे सेंड कर देते। मैं अभी क्लास के बाद कर दूंगी। तुम्हारे बेनिफिट के लिए मेरे को ही तुमको बार बार बोलना पड़ता है कि दे दो भाई दे दो। चलो अब अपन आते हैं मामूली सेक्शन, मतलब मामूली सा चैप्टर, थोड़ा लाइट मोड का भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो आ जाओ, कौन सा पेज नंबर? इलेक्टोरल ट्रस्ट 196। अब देखो ये जो तुम पॉलिटिकल पार्टी वाला किया ना, पॉलिटिकल पार्टी का तो फिर भी क्वेश्चन है, बट इलेक्टोरल ट्रस्ट के कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट पता सब कुछ होना चाहिए। तो एक बार अब अपन क्या कर लेते हैं, मामूली सा चैप्टर हमारा इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब मैम ये इलेक्टोरल ट्रस्ट में क्या छुपा है? कुछ खास चीज नहीं है। सबसे पहले बोलता है
कि इलेक्टोरल ट्रस्ट का क्या एग्जाम करोगे। मैम पॉलिटिकल पार्टी जब हमने किया था तो पॉलिटिकल पार्टी में आपने कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ये सारी कंडीशन कंप्लाई करती है तो अदर सोर्स, कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट होगा। यही बात की थी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन पीजीबीपी हमेशा इसका टैक्सेबल रहेगा और सैलरी इनकम होती नहीं है मेरी पॉलिटिकल पार्टी को। सही बात है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्टोरल ट्रस्ट की। हम इलेक्टोरल ट्रस्ट में क्या, तो बोलता है इलेक्टोरल ट्रस्ट की अगर दो कंडीशंस दी हैं, टू कंडीशन सेटिस्फाई, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या करता है, ये दो कंडीशन कुछ दी हैं, अगर ये टू कंडीशन उसने सेटिस्फाई की तो कुछ तो एग्जेम्प्ट होगा, तो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन मैम एग्जेम्प्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट तो होगा लेकिन क्या एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा सिर्फ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन, सब कुछ नहीं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन डोनेशन। तो क्या आपका एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा क्या, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जो मैं मेरी मर्जी से कंट्रीब्यूशन डोनेशन किसी को करके आती हूँ, वो कंट्रीब्यूशन, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डोनेशन ही एग्जेम्प्ट है, बाकी कुछ नहीं। मतलब इलेक्टोरल ट्रस्ट को पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल, कैपिटल गेन टैक्सेबल, अदर सोर्स टैक्सेबल, यहाँ ले दे के बात चल रही एक ही की, वो है मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। आई इतनी बात समझ में। मैम कंडीशन क्या है, इस पे एमसीक्यू आ चुका है, क्योंकि ये इज्जत इस चैप्टर की उतनी ही है एमसीक्यू जितनी, और इस पे आई थिंक जुलाई 21 में ही इसका भी एमसीक्यू आया। दोनों कंडीशन दे दी, एंड है और है, एक जगह कंडीशन अलग कर दी, तो ऐसा पूछा था कि क्या है कंडीशन, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। मैम दो कंडीशन क्या है इसकी, बड़ी मासूम सी कंडीशन है, और यही कंडीशन से हम ना पॉलिटिकल पार्टी से इसको जोड़ भी देते हैं। कंडीशन नंबर 1 बोलता है ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है इसको कम से कम 95% कंट्रीब्यूशन, कम से कम, एटलीस्ट बोल रही हूँ, इससे ज्यादा चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, कम से कम 95 कंट्रीब्यूशन, 95%। किसका 95%, जो डोनेशन इसको रिसीव हुआ है, 95% ऑफ डोनेशन रिसीव, कब रिसीव हुआ मैम, करंट ईयर में, और जो भी आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया था प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर में, और कुछ भी सरप्लस पिछले साल का था जो ब्रॉड फॉरवर्ड करके, मैम सरप्लस कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ 95% डोनेट करो। हो सकता है ना प्रीवियस ईयर का 5% है जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो, होगा ना, समझ में आया? तो बोलते हैं कम से कम 95% कंट्रीब्यूशन जो तुमने अब भी रिसीव किया, साथ में जो तुम ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाए हो करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, ये किसको डोनेट कर दो, ये डोनेट करके आ जाओ तुम पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, किसको डोनेट करना है, पॉलिटिकल पार्टी। याद करो कल भी मैंने एक चीज बोली थी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपीज से ज्यादा का डोनेशन मिलता है तो उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, एक्सेप्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट, क्योंकि ये तो है ही 20% से ज्यादा, और इलेक्टोरल ट्रस्ट की तो वैसे ही कंडीशन एग्जेम्पशन की है, हमको वैसे ही रिकॉर्ड मिल जाएगा। तुम क्या रिकॉर्ड बनाओगे, अगर इसको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है तो ये खुद बताएगा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, प्रूफ तो इसको देना पड़ेगा। क्या ये बात समझे? तो इसीलिए अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट, रूल नंबर 1, तुमको चाहिए कि ये सारा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाए, हाँ चाहिए, तो तुम 95% कम से कम करंट ईयर में जो रिसीव हुआ, प्रीवियस ईयर में जो तुमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, वो दे के आओ पॉलिटिकल पार्टी को। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है एंड, ये कंपलसरी एंड की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए वो फॉलो करना। मतलब इलेक्टोरल ट्रस्ट तुम कैसा फंक्शन करोगे, तुम्हारी फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो फंक्शन एज पर रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, खत्म। मतलब चैप्टर नहीं खत्म, बट मेन चीज खत्म, ये इंपॉर्टेंट था बस। आया?
तो अच्छा ये दो कंडीशन है, हाँ भैया ये दो कंडीशन है, चाहिए एग्जेम्पशन, चाहिए किसका चाहिए, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का एग्जेम्पशन चाहिए, सीधी बात है ये दो कंडीशन फुलफिल कर लो, ले जाओ एग्जेम्पशन। ठीक है, अब मैम एक चीज बताओ, क्या ये इलेक्टोरल ट्रस्ट पे कुछ तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी। मैं लॉजिकली सारा बोल रही हूँ अभी, आपको इस इलेक्टोरल ट्रस्ट को थोड़ा सा है ना बाउंड्रीज में रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। हमारे घर वाले हम पे रोक लगाते हैं ना अच्छे के लिए, भले के लिए, तो बोल रहे इलेक्टोरल ट्रस्ट पे भी थोड़ी रोक तो लगानी पड़ेगी। क्यों बोल रहे हो ऐसा समझो, बोलते ओ इलेक्टोरल ट्रस्ट तुम कुछ लोगों से डोनेशन नहीं ले सकते। इलेक्टोरल ट्रस्ट can't take donation from following। क्यों, वो रीजन समझना। कुछ लोगों से ये डोनेशन नहीं ले सकता, किन से नहीं ले सकता, मेरा इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन ही नहीं है। क्यों, तुम अगर फेमा पढ़ोगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि अगर एक इंडियन सिटीजन बाहर से भी डोनेशन करता है तो उसको फिक्रा नहीं मानते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है, क्या बोलता है फिक्रा, जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अगर एक इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर से डोनेशन हमको करता है इंडिया में, तो बिकॉज वो एक इंडियन सिटीजन है तो उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानते। बट अगर एक अदर देन इंडियन सिटीजन डोनेट करा तो फिक्रा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट वहीं से उन्होंने ये बात उठाई है कि भाई इंडियन सिटीजन डोनेशन करेगा तो इंडियन सिटीजन का डोनेशन डन चलेगा, एज अलाउड इन फिक्रा। वो बोलता है फिर ये फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि फॉरेनर्स ऐसे पैसा दे दे के ना इंडिया में क्या करवा सकते हैं, आतंकवादी हमले भी करवा सकते हैं। तो ये लोग रोक के रखते हैं चीजों को, कि हर जगह से तुम फॉरेन से ऐसे पैसा नहीं ले सकते हो। तो बोलते हैं इंडियन सिटीजन देगा चलेगा, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, ठीक है। बट मैम यही इंडिविजुअल अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, नॉट इंडियन सिटीजन, तो चलेगा क्या, नो, नॉट अलाउड। पर तुम ये फिक्रा वाली लाइन इसलिए मत लिखना क्योंकि डीटी में फिक्रा नहीं लिखना, जस्ट आई हैव टोल्ड यू द एक्चुअल रीजन। क्यों मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि फिक्रा में एक चीज और लिखी हुई है कि पॉलिटिकल पार्टी कभी भी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकती। और तुम देखो इलेक्टोरल ट्रस्ट 95% डोनेशन किसको कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को ही कर रहा है। समझ में आया, तो इसीलिए इलेक्टोरल ट्रस्ट क्योंकि डायरेक्टली डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को करता है तो वो किसी और से लेके भी नहीं कर सकता। तो इसलिए बोला है इंडियन सिटीजन से लोगे सब चलता है, लेकिन अगर यही इंडिविजुअल मेरा सिटीजन नहीं है तो नहीं ले सकते। और आईसीआई पता क्या करेगा, तुमको इंडियन सिटीजन की जगह देगा टेकन फ्रॉम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। तुम कंफ्यूज मत हो, नहीं यार रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई रेसिडेंशियल स्टेटस का काम नहीं है, यहाँ सिटीजनशिप का काम है। अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट और आपको फॉरेन से डोनेशन चाहिए तो, क्या ये बात समझ में आ गई। दूसरा, और किससे नहीं ले सकते हैं ये बताओ, आप किसी फॉरेन एंटिटी से मत लो, बात वही हो गई ना, फॉरेन से तुम क्यों ले रहे हो, ना इंडिविजुअल चलेगा फॉरेन का, ना फॉरेन एंटिटी चलेगी। तुम फॉरेन से पैसा मत लो क्योंकि तुम दोगे पॉलिटिकल पार्टी को, ये कहला जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्या ये बात समझ में आई, तो इससे भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते। मैम अरे हमारी गवर्नमेंट कंपनी से ले ले क्या, अपनी गवर्नमेंट कंपनी, हमारी अपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं, क्यों। अब एक चीज बताओ, लॉजिक समझो इसका, गवर्नमेंट कंपनी में 51% और मोर किसकी होल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किससे बनती है, पॉलिटिकल पार्टी से। मेरे को पता है कि मेरी गवर्नमेंट कंपनी को चाहिए पैसा घुमाने को, ठीक है, मैं क्या करूंगी पता है, मैं इसको इलेक्टोरल ट्रस्ट को बोलूंगी ले तेरे को डोनेशन दिया। इस इलेक्टोरल ट्रस्ट को किसको डोनेशन फिर से करना है एग्जेम्पशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को। मुझे क्या करना था, मेरा पैसा एग्जेम्प्ट करवाने के लिए मैंने क्या किया, पैसे का रोटेशन इजी हो जाएगा ये तो,
तो इसलिए बोला इलेक्टोरल ट्रस्ट तुम गवर्नमेंट कंपनी से भी क्या नहीं कर सकते, डोनेशन नहीं ले सकते। मैम किसी और फॉरेन सोर्स से ले ले क्या यार, तुमको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि कहीं भी फॉरेन वालों से नहीं चाहिए, तो कोई फॉरेन सोर्स से डोनेशन नहीं लेना, क्योंकि फिक्रा काउंट होगा फिर। फिक्रा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? मैम चलो डोनेशन लेना है, कैश में कितना ले सकते हैं मैम? पॉलिटिकल पार्टी में आपने कहा था 2000 तक का यू कैन टेक इन कैश। यहाँ पे स्पेसिफिकली ओनली कितनी 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 बार का, ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डोनेशन अलाउड। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैम वो पॉलिटिकल पार्टी का 2000 वाला कुछ नहीं। क्या ये समझ में आया? अब एक बार के लिए ये वाली चीज पढ़ लो, फिर इसमें छोटा मोटा जो फिलर्स है वो दे दूंगी। मेन काम क्या था, किनसे ये लोग डोनेशन नहीं ले सकते, और उसमें मेन मेनली सिर्फ इंडिविजुअल है, बाकी तो तुमको भी समझ में आ जाएगा। और भावनाओं में गवर्नमेंट कंपनी के मत बहना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी खुद ही पॉलिटिकल इंटरवेंशन की होती है। ठीक है, तो मेन चीज ये है, और मेरे लिए कंडीशन है रीडिंग करो, ये ब्रेक नहीं है, रीडिंग करो। 5 मिनट्स दे रही हो रीडिंग के लिए।
अब एक पॉइंट और लिखा है उसमें कि सपोज करो वो 5% दिया है ना, कि 5% तो आप रिटेन कर सकते हो, तो चाहो तो यूज करो, 5% तुम यूज करो, पहले साल में मैक्सिमम 5 लाख यूज कर लेना, उसके नेक्स्ट ईयर में तुम उसी का सिर्फ 3 लाख क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब कुछ बचा है तो फिर क्या कर दो, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दो। ठीक है, उसको हाईलाइट इसलिए कर लेना एमसीक्यू में बाई चांस आ जाए, फर्स्ट ईयर की लिमिट, सेकेंड ईयर की लिमिट, उसके लिए। तो जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड वाला निकालते हैं तो उसके अंदर हम माइनस लेस करके लेंगे। अरे अभी मेरे को सपोज करो 10 करोड़ का मिला, 25% तो डोनेट कर दिया, 5% में रख सकती हूँ ना, उसने एटलीस्ट बोला है। मैंने 96% डोनेट कर दिया, 4% मेरा जो है वो मेरे पास है। नेक्स्ट ईयर आप उसका मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो खुद के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब वर्क के लिए, 5 लाख। और भी है, अभी भी मेरे पास बचा है, उसके नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर 3 लाख यूज करना। मैम अब भी बच गया, अब क्या कर दो, उनको दे दो। ठीक है, ऐसा। ये तो ठीक है जैसे हमने कर दिया, लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर जो 95% ऑफ ये लेते हैं ना हाँ, सरप्लस हर जो बार करंट। माइनस होगा और उसका 2 साल अलग कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक। चलो अब आते हैं, मेरी इच्छा पहले 10AA की थी, लेकिन एलएलपी भी एक टॉपिक है जो हमारा अच्छे से कवर हो सकता है, तो मैं अभी एलएलपी ले रही हूँ। मंडे को 10AA चैरिटेबल ट्रस्ट 2 दिन लगेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट को, उसके बाद हमारे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, और वो जो है ना एमलगमेशन, लिक्विडेशन, रोज आधे घंटे का एक टॉपिक करवाऊंगी। बाकी क्वेश्चन करना, क्योंकि ना एमलगमेशन के क्वेश्चन हैं ना बायबैक के क्वेश्चन है, इन सब चीजों के क्वेश्चन नहीं है, तो वो हमको समझना है। और साथ साथ में तुम्हारे कम से कम 4 दिन वेरियस एंटिटी के क्वेश्चन चलते रहे, मतलब एनी हाउ नेक्स्ट वीक थर्सडे तक हमारा वेरियस एंटिटी या फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा। 60 मार्क्स का तुम कवरेज कर चुके हो। अब तुमको एक चीज समझनी है, पेपर जो है ना तुम्हारे पास्ट अटेम्प्ट के, आरटीपी वगैरह की बात नहीं कर रही मैं, आरटीपी एमटीपी तो ठीक है, अभी मेरी बुक मंडे को मिल जाएगी तुमको, उसमें हो जाएगा, बट पास्ट पेपर के प्रिंट आउट निकाल लो, हमको उसमें से एनालिसिस करना चालू करना है। अब मैं तुमको उस स्टेज पे हूँ कि मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि 10 मिनट में मेरे सामने रीडिंग करो और निकालो क्वेश्चन 1 2 3 कौन कौन से टॉपिक थे, क्योंकि मुझे 10 मिनट में पहले तो सिर्फ ये सीखना है कि क्या मैं टॉपिक आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, मुझे क्वेश्चन की पोजीशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो तुम्हारा एक काम है, कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स तुम्हारे होने चाहिए तुम्हारे पास, और वो पेपर जैसे ही दिखने चाहिए। ठीक है, सजेस्टेड मत निकालना प्रिंट आउट, पेपर क्यों, मेरी आंखों को वो पेपर देखने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, तो मंडे तक प्लीज वो निकाल के रखना, क्योंकि जैसे वेरियस एंटिटी होगा तो मैं वो वाली चीजों के टारगेट तुमको यहाँ देना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम किस पे, एलएलपी पे। बड़ा ये भी छोटा सा मासूम सा चैप्टर है, लेकिन इसमें एक ही चीज काम की है, जो तुम कितना भी भटक लो इधर उधर, ये तुमको एक बार तो देंगे ही देंगे पेपर में, और वो है इनका रेम्युनरेशन वाला पॉइंट जो होता है वो देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है पार्टनरशिप के बारे में, पेज नंबर 197। चलो अब ये क्या बोलता है, मैम देखो पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो, हाँ ये हो गई हमारी फर्म, इसमें है पार्टनर्स। मैम ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म की इनकम को आप किस रेट पे टैक्सेबल करते हो, क्योंकि आप बोल रहे हो ये फर्म है या फिर ये क्या है एलएलपी है, तो इसको आप किस रेट पे टैक्स करते हो, तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, बहुत नॉर्मल सी चीज चल रही है, एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है मैम, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा, मैं भूल गई, तुम ही बता दो क्या होता है इसका सरचार्ज। 12%। कितने इनकम के ऊपर, 1 करोड़। 1 CR। तो मैं बोल दूं अबाउ 1 करोड़ एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, अब मैम एक चीज बताओ, जब यहाँ पे इन लोगों ने 30% पे टैक्स पे किया है,
तो यही प्रॉफिट जब मेरे किसको मिलता है, ये पार्टनर्स को मिलता है, तो क्या उनके लिए ये प्रॉफिट टैक्सेबल होना चाहिए? तो नहीं हो सकता। तो शेयर ऑफ इनकम क्या मैं लिख दूं अब एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर? इतनी बात समझ में? कुछ ऐसा नहीं था जो हमको नहीं पता हो, नॉर्मल सी बातें चल रही थी। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है कि मैम अब जब आप पार्टनर्स रख रहे हो तो पार्टनर्स को दिए जाएंगे क्या, दो चीजें। पार्टनर को आप इंटरेस्ट भी दे सकते हो, हाँ बिल्कुल दे सकते, कैपिटल दिए भी उसने, कैपिटल पे भी इंटरेस्ट जाता है। पार्टनर ने मुझे लोन दिया होगा, लोन पे भी इंटरेस्ट जाता है। तो पार्टनर को आप क्या दोगे, इंटरेस्ट, या फिर आप पार्टनर्स को और क्या दे सकते हो मैम, या तो आप पार्टनर्स को दे सकते हो रेमुनरेशन, या तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे टू पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर, इन लोगों को दोगे। अब पूरी कहानी पता है इसी पे, ये इंटरेस्ट पे और ये रेमुनरेशन पे, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है जो हमेशा 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 पूछती है इसे, वो ये है रेमुनरेशन। इंटरेस्ट पे भी इनको इतना वो नहीं है जितना रेमुनरेशन फेवरेट है आईसीआई का। अब ये क्या बोलता है देखो मैम, इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, पेड बाय फर्म। तुम भी बताओ एक्सपेंस है या नहीं फर्म के लिए? तो इट इज एक्सपेंस टू फर्म। फर्म ने दिमाग चलाया, क्या दिमाग चलाया, बढ़ाते इंटरेस्ट, बढ़ाते हैं, दिखाते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि इंटरेस्ट इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, क्योंकि इससे मेरा टैक्स कम हो जाएगा। क्या ये इनकम टैक्स करने देगा? नहीं। तो उसने बोला इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट, आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मैं एक लिमिट बता रहा हूँ 40B की, 40B की लिमिट के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट करते हो तो कोई बात नहीं, अलाउ करेंगे तुमको, ये एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन अगर ये 40B की लिमिट से बाहर जाता है तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, चलो रेम्यूनरेशन पे करने दोगे, रेम्यूनरेशन किस नेचर का, ये भी एक्सपेंस, इनके लिए तो एक्सपेंस ही हो गया, हाँ इनके लिए भी क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। तो मैम अब ये भी एक्सपेंस हो गया, बढ़ाते ना, जितनी इच्छा होगी उतना बढ़ाएंगे और दिखाएंगे और टैक्स कम कर लेंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे भी क्या बोला, रुक जा, थम जा, 40B की लिमिट यहाँ पे भी हम अप्लाई करते, अगर ये 40B की लिमिट के अकॉर्डिंग है कोई बात नहीं, अलाउड है, नहीं तो हम क्या कर देंगे, इसको डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, बात अच्छी लग रही थी। हमने फिर इससे बोला भाई ये 40B की जो तुम लिमिट लगा रहे हो, कौन से टाइप के इंटरेस्ट पे लगा रहे हो, समझे नहीं? अरे भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी देते हैं। तो ये लिमिट किस पे, बोले किसी भी तरह के इंटरेस्ट पे, हम जो बता रहे हैं तुम अभी सुनना, उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना, चाहे फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हो। अब वो क्या बोलता है देखो, वो बोलता है देखो 40B की कुछ कंडीशंस है जो तुम सुन लो। तो 40B की कंडीशन नंबर 1 जो सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, मैं पहले वो बोल दूं। एक चीज बताओ, इंटरेस्ट जरूरी है सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही देना? तुम नॉन वर्किंग पार्टनर को भी तो इंटरेस्ट दे सकते हो, क्यों? बैंक से लोन लेते हो उनको इंटरेस्ट देते हो ना, ठीक है? तो जरूरी है क्योंकि तुम्हें वर्किंग वाले को ही देना है, नॉन वर्किंग को भी दे सकते हो। तो इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में पॉइंट नंबर 2 पे आओ, 40B का पॉइंट नंबर 2। एक तो बोलता है चाहे रेम्यूनरेशन पे करो चाहे इंटरेस्ट पे करो, ये क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट के रिलेशन में सबसे पहले चीज क्या बोली, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी। मैम एंड करके भी लिखा है क्या, मतलब रेम्यूनरेशन देना है तो भी डीड में लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे इंटरेस्ट देना है तो भी क्या होना चाहिए, डीड में लिखा होना चाहिए। मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल पॉइंट कौन सा हो गया, रेम्यूनरेशन दो चाहे इंटरेस्ट दो, डीड चाहिए। ठीक है,
मैम इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन के लिए स्पेसिफिकली क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1, रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दो, क्योंकि यार जो काम कर रहा है उसी को तो काम करने का पैसा दोगे ना, सैलरी। रेम्यूनरेशन हमेशा किसको देते हो? टू वर्किंग पार्टनर, जो मेरा काम करता है, टू वर्किंग पार्टनर। अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं किस बात की सैलरी दूंगी तुमको? इसलिए वहां वो वर्ड लिखा वर्किंग पार्टनर। बट मैम अंबानी हमारा पार्टनर है, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करता, सिर्फ उसका नाम ही काफी है। ठीक है, कुछ लोगों का सिर्फ नाम काफी होता है, तो अंबानी हमारा पार्टनर है, नाम काफी है, वो क्या मेरे यहाँ के मेरे लिए काम करेगा? नहीं। बट उससे लोन तो ले सकती हूँ ना मैं, उसको इंटरेस्ट भी पे कर सकती हूँ। तो इंटरेस्ट आप चाहो तो वर्किंग को दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और अगर आप चाहो तो नॉन वर्किंग पार्टनर को भी पे कर सकते हो, कि लॉजिकल है, पे करो, किसी को भी पे करो। तो कंडीशन समझ में आई? रेम्यूनरेशन तो वर्किंग को जाना चाहिए, जो काम ही नहीं कर रहा उसका किस बात की सैलरी? तो हम उसको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग को दो, और यहाँ पे डीड होना चाहिए, यहाँ पे भी डीड होना चाहिए, या किसी को भी इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट तो किसी से भी हो सकता है। ठीक है, अब लिमिट तो लगाओ कुछ, क्या लिमिट लगाएं? बोलते देखो लिमिट नंबर 1, अगर तुम क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या लोन, चाहे लोन हो चाहे कैपिटल हो, इंटरेस्ट देना हो तो मैक्सिमम कितना दोगे? मैक्स इंटरेस्ट 12%, 12% इंटरेस्ट देना, इससे ज्यादा नहीं। अब तुम्हें वो स्पेसिफिकली बोलेगा मैंने 15% इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, क्या बोलेगा? मैंने 15% इंटरेस्ट दिया, या फिर वो ऐसा लिखेगा 3 लाख इंटरेस्ट, 3 लाख रुपीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। अब वो बोल रहा है मैंने 3 लाख इंटरेस्ट दिया है 15% की रेट से, तुम कैसे इसमें रिमूव करोगे? 12% अलग करना पड़ेगा, उतना ही अलाउ होगा, 3% को डिसअलाउ करना पड़ेगा। मतलब वो तुमको नहीं देगा डायरेक्टली कि देखो तुम्हारा लोन इतना था, लोन पे 15% दिया, पहले तो तुम लोन का अमाउंट निकालो इससे। जानते हो ना लोन का अमाउंट इससे कैसे निकलेगा? क्या मैं कर दूं 3 लाख, कितना परसेंट है मेरा, ऐसे कर दूं, 15%। मुझे मिल जाएगा 100%, और 100% में से मैं निकाल सकती हूँ ना। समझ में आया राम तुमको भी? ये वाला, ये कुछ नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, वो तुमको किसी भी तरह से देगा। अब देने का तरीका नंबर 1 जो अभी अपन ने किया, 3 लाख इंटरेस्ट एज कैलकुलेटेड एट 15%, तो तुम निकालो, या फिर डायरेक्टली देगा 30 लाख लोन 15% इंटरेस्ट पेड। ठीक है, या तो दे देगा, ये 2 तरीके हैं क्या देने के, या तो वो डायरेक्टली तुम्हें क्या दे सकता है, अमाउंट भी दे सकता है कि इतने पे हमने इतना अमाउंट का दिया है, तो पहले परसेंटेज कैलकुलेट करो। मतलब वो बोलेगा 3 लाख इंटरेस्ट ऑन लेट्स से 40 लाख का लोन, तो तुम पहले कैलकुलेट करके देखो 12 के परसेंट की लिमिट में है भी या नहीं है। अगर आगे है तो तुमको उतना डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो दिस आर द 3 वेज ऑफ गिविंग कि कितना इंटरेस्ट तुमने पे किया। आया समझ में? तो मैम सबसे पहले आपने बोला डीड कंपलसरी है, चाहे आप इंटरेस्ट दो चाहे आप रेम्यूनरेशन दो, वर्किंग वाले को ही देना आप क्या रेम्यूनरेशन, लेकिन आप जब इंटरेस्ट की बात करते हो किसी को भी दे सकते हो इंटरेस्ट। मैक्सिमम इंटरेस्ट का परसेंटेज हमारा कितना है? 12% है। हम रेम्यूनरेशन कितना भी दे रहे हैं इसका मतलब नहीं, रेम्यूनरेशन इस तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। बोलते रेम्यूनरेशन में भी हमने कुछ लिमिट लगाई है। अब वो लिमिट क्या है? बोलता तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बुक प्रॉफिट। मैम ये तो आता है कैलकुलेट करते हैं, हमने मैथ में पढ़ा है बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं, वो कंपनी के लिए है, यहाँ पे मुझे कुछ तो करके बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। क्या है बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन? कुछ नहीं, जो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन तुमने पे किया है ना, वापस साइड बैक कर दो अपनी टोटल इनकम, क्योंकि हम बताएंगे ना कितना माइनस करना है। तुम तो टोटल इनकम से माइनस कर चुके हो इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन,
हम बताए ना कि तुमको इंटरेस्ट कितना अलाओगे, कितना रेम्युनरेशन अलाउ, एड बैक करो वापस इसको, तो वही तुम्हारा बुक प्रॉफिट है। क्या ये बात समझ में आई? आई ये बात समझ में? ठीक है मैम, इस बुक प्रॉफिट का करना क्या होगा? चेक करो पहले के 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट जो है, इसमें आपको क्या करना है, बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, ये अलाउ होगा रेम्युनरेशन। ये कहीं ना कहीं ना बेंचमार्क है तुम्हारे लिए, ये बेंचमार्क है कि कितना बुक प्रॉफिट हम तुमको रेम्युनरेशन अलाउ करेंगे। तो उस रेम्युनरेशन के लिए यू विल कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। मैम पहले 3 लाख पे मुझे 90% का कैलकुलेशन करना है, दैट इज 2,70,000, और मैंने पे किया 1,50,000, तो विच एवर इज हायर, तुमको हायर क्या कर देंगे, हम अलाउ कर देंगे। मैम एक चीज बताओ, क्या आप बोल रहे हो ना बुक प्रॉफिट, मैं बोलती हूँ मेरा तो लॉस है, प्रॉफिट ही नहीं लॉस है, तो यहाँ पे बुक लॉस का 90% मतलब जीरो ही ले लो आप, लॉस है 90% जीरो, नेगेटिव आएगा, मतलब किसी भी सूरत में लॉस होने पे भी कम से कम 1,50,000 का रेम्युनरेशन अलाउ होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ विच एवर इज हायर लिखा है। इवन यू हैव लॉसेस, आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे होगे या फिर किया भी होगा, क्योंकि ये तो बुक प्रॉफिट का 90% है, कम से कम 1,50,000 का रेम्युनरेशन अलाउ होगा। आइए बात समझ में। मैम अबाउ 1 लाख, अबाउ 3 लाख क्या करें, कुछ नहीं, इसके बाद 60%। अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो इसमें होती है वो क्या है, देखो मैम, इधर से एक फिगर कैलकुलेट किया, हाँ इधर से एक फिगर कैलकुलेट किया, यहाँ पे एक फिगर कैलकुलेट किया, हाँ इन दोनों को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, टोटल रेम्युनरेशन का बेंचमार्क कि इतना अलाउ हो सकता है, ये वही हो गया ना टोटल रेम्युनरेशन का तुम्हारा बेंचमार्क कि कितना अलाउ हो सकता है, 3 लाख का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, एक ये हो गया, प्लस तुम्हारा 60% बैलेंस का, ये टोटल सपोज करो x है, तो तुम यही बोलोगे ना इतने लिमिट तक मुझे अलाउड है, कि मैं कम से कम इतना तो मेरे को अलाउड रेम्युनरेशन है ही, लेकिन तुमने एक्चुअल पता है कितना पे किया, इसको मैं x की जगह लिखती हूँ, सपोज ये निकल के आया, इन दोनों का निकल के आया 15 लाख, सपोज ये क्या फिगर निकला 15 लाख। मैम हमने पे पता है कितना किया है, हमने पे किया है A 18 लाख, एक्चुअल पेमेंट मेरे रेम्युनरेशन का 18 लाख है, बी एक्चुअल पेमेंट मेरा 12 लाख है। सबसे कॉमन मिस्टेक, अगर एक्चुअल पेमेंट ये निकला तो तुम 15 लाख ही अलाउ करके आओगे, पर पता है गलती होती है जब वो पे बेचारा कर रहा है 12 लाख रुपीज, क्या कर रहा है, पे कितना कर रहा है, 12 लाख पे कर रहा है, और तुम बिल्कुल क्या करके आ रहे हो, 15 लाख अलाउ करके आ जाओगे, जबकि तुम्हें यहाँ कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, क्या कंपेयर करना पड़ेगा कि अलाउ कितना है, ये तो बेंचमार्क है, सिर्फ तुम जितना पे करोगे वो उतना ही तो अलाउ करेगा, उससे ज्यादा अलाउ थोड़ा ना कर पाएगा तुमको। क्या ये बात समझ में आई? तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती ही है एग्जाम में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, वो कंपैरिजन भूल जाते हैं कि एक्चुअल पेमेंट कितना है वो भी तो देख लो। क्या ये बात समझ में? तो मैम जो मेन पार्ट है, आप ये बोलना चाह रहे हो कि देखो आप फर्म की बात कर रहे हो, फर्म को 30% पे टैक्स लगता है, हाँ फर्म को सरचार्ज 12% लगता है मोर देन 1 करोड़, फर्म की इनकम टैक्स हो चुकी है, तो जो शेयर है पार्टनर्स का वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये बात भी समझ। फर्म को अगर इंटरेस्ट पे करना हो या रेम्युनरेशन पे करना हो, 40B की लिमिट है, वो लिमिट ये बोलती है चाहे इंटरेस्ट पे करो चाहे रेम्युनरेशन पे करो, एक चीज तो कॉमन है कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप की डीड होना कंपलसरी, कुछ भी पे करो। फिर हम आते हैं स्पेसिफिकली, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो तुम किसी को भी दो, वर्किंग या नॉन वर्किंग, लेकिन रेम्युनरेशन तो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही पे होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं इंटरेस्ट का हम लिमिट दे रहे तुमको 12% से ज्यादा, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, 12% से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। और रेम्युनरेशन में बोलते हैं कि पहले तो तुम करो क्या, कैलकुलेट बुक प्रॉफिट, कैसे कैलकुलेट करें, टोटल इनकम लो, वापिस ऐड कर दो जो भी इंटरेस्ट तुमने दिया है, जो भी तुमने रेम्युनरेशन दिया है सब ऐड कर दो, हम बताए ना कि इंटरेस्ट कितना अलाउ कितना डिसअलाउ, ऐड कर दो, इससे तुमको मिल जाएगा टोटल इनकम, जिसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट।
बुक प्रॉफिट का 3 लाख लो, 3 लाख का 90% और 1,50,000 कंपेयर करो, विच एवर इज हायर अलाउड, इतना डिडक्शन अलाउड, और बैलेंस जो बचा है उसका 60% ले लो, दोनों को ऐड करो, ये बेंचमार्क निकल गया कि कितना रेम्यूनरेशन का लिमिट है जो तुम पे कर सकते थे। फिर देखो मैम पे कितना किया, उससे भी ज्यादा पे किया है तो पूरा पूरा तुम्हारा अलाउड, लेकिन उससे कम पेमेंट किया है तो जितना कम पे किया है वही अलाउ होगा। आई ये बात समझ में? अब एक चीज और रह गई, वो क्या है, थर्ड वाला पॉइंट बोलता है देखो चाहे तुम इंटरेस्ट पे करो चाहे तुम रेम्यूनरेशन पे करो। अब मेरी ना जो पार्टनरशिप फर्म है 2011 से बनी हुई है, कब से 2011 से मैंने फर्म बना के रखी, आज 2020 है और सपोज मैं इतने साल बाद इसको क्या करती हूँ, पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा रही, डीड ही अब बन रही। मैंने कहा यार इतने साल से मैंने एक्सपेंसेस किए, मेरे को वो अलाउ करवाने, तो मैं क्या कर रही हूँ, डीड में लिख रही हूँ 2011 से हमने ये रेम्यूनरेशन, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ भी अलाउ नहीं है, जो अलाउ होगा 2020 से तुमने पे करना स्टार्ट किया, 20 से तुमने डीड बनाई है वहां से अलाउ होगा। डीड में तुम लिख रहे हो ये क्लॉज कि 2011 से हमने दिया और आज हम डीड लिख के बना रहे हैं कि हाँ भैया चलेगा, कोई बात नहीं, पुराना जो पे किया है डीड वैलिडेट करती है उसको, ऐसा वैलिडेशन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। आया? तो देयर इज नथिंग लाइक रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, चाहे आप इंटरेस्ट पे करो चाहे आप रेम्यूनरेशन पे करो। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें भी तुम्हें पता है क्या मिलेगा, वो जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, पेज पलटो थोड़ा सा और तुमको एक चीज फिर से वही दिख रही है, ये तुमने एओपीबीवाई में भी मेरे साथ सीखी है, याद आ रहा है? वो अंकल दिख रहे हैं, इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी दिख रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी दिख रहा है, दिख रहा है? ये वही सेम चीज है कि मैम फर्म है, फर्म में मेरा एक मेंबर है, मेंबर मैं हूं और अंकिता अरोरा के नाम से ही इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो मैं ही तो हूँ मेंबर को ही आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 40 भी लगेगा, बट मैं अंकिता अरोरा, मेरे को नहीं चेक चाहिए, मुझे दो स्टडी मेड इजी के नाम का चेक, तो मेंबर मैं हूँ, इंटरेस्ट में स्टडी मेड इजी के नाम पे ले रही हूँ, मतलब मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कर रही हूँ ये सब, तो वो क्या हो गया, उस पर 40 भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम मेंबर का हो, मेंबर्स को पेमेंट करने पे ये लिमिट लगती है। अंडरस्टूड? पता है देखो सच्चाई बोलो तो फर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं खत्म हो जाएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे असेसमेंट ऑफ फर्म में क्या क्या चीजें चाहिए, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और सक्सेशन ऑफ फर्म क्या होता है, तो मैं पहले सिर्फ आइडिया देती हूँ, तुम पढ़ के रखना इसको, कल एक बार फिर रिवाइज करेंगे इसको, क्लोज तो आज ही हो जाएगा लेकिन रीडिंग का टाइम अभी नहीं दे पाऊंगी। देखो अब दो चीज होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है सक्सेशन ऑफ फर्म। सक्सेस का मतलब ही क्या है, तुम्हारे साथ में चीजों का सक्सेस होना, मतलब अपन चारों पार्टनर है, ठीक है, अब एक और को जोड़ लो, दैट इज सक्सेशन ऑफ फर्म, पुराना कोई तो है, इसका मतलब फर्म सक्सीड हो गई, ठीक है, ए बी सी डी पार्टनर थे, ई आ गया, फर्म सक्सीड हो गई, ठीक है। मैम अभी एबीसी पार्टनर है, वही की वही पार्टनर है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, क्या इसको सक्सेशन ऑफ फर्म बोलूं मैं? तो बस वो यही तुमको समझाना चाह रहा है कि किसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलूं और किसको सक्सेशन ऑफ फर्म बोलूं। तो बोलता है देखो अगर पुराना एक भी पार्टनर है तुम्हारा, पुराना क्या है, एक भी पार्टनर अगर चल रहा है तो तुम बताओ उसको सक्सेशन बोलोगे या कंटिन्यूशन बोलोगे, क्योंकि कंफ्यूजन इन दो वर्ड्स में आता है और अभी भी वो कंफ्यूजन तुमको आ चुका है। सक्सेशन का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है मैं हूं और मेरे साथ कोई जोड़ गया, या फिर हम तो वही है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने क्या करा है, चेंज किया है। तो देखो पेज नंबर तुम किस पे हो, 189 पे, 189 पे क्या बोला है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एक या एक से ज्यादा पार्टनर को आप एडमिट कर दो, ठीक है, किसी को मैंने एडमिट किया या फिर किसी पार्टनर को निकाल लिया, पर एटलीस्ट एक पुराना पर्सन क्या है मेरा, कंटिन्यू कर रहा है, एक क्या कर रहा है, पुराना पर्सन क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन।
मैम पीएसआर चेंज हो गया, पार्टनर्स तो वही है, सिर्फ पीएसआर चेंज हो गया, तो ये सिर्फ आप क्या कर रहे हो, फेर बदल कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो। तो दिखने में क्या लगता है मैम, सक्सेशन मतलब क्या, मैं वही हूँ, मेरे साथ कोई जुड़ जाए और फिर हम आगे सक्सीड कर रहे हैं, मीनिंग वो लगता है, बट दैट इज नॉट द मीनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसी में फेरबदल करना, कुछ तो कंस्टिट्यूट करते जा रहे हैं, इसको ऐसे समझना। क्योंकि एग्जाम में सबसे कॉमन ये होता है, हम सक्सेशन को कैसे लेके चलते हैं, हम होना चाहिए, हमारे साथ जो कोई जुड़ जाए तो सक्सेस हो रही है, दैट इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तुम उन्हीं को लेके कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। बट सक्सेशन मतलब पुराना एक भी नहीं है, फर्म ही सक्सेस कर गई, तुम नहीं हो उसके अंदर, दैट इज नोन एज सक्सेशन। अब मैम फर्क क्या है सक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक ही रिटर्न फाइल होगा, क्योंकि फर्म तो वही है, बट सक्सेशन में 2 रिटर्न फाइल करने का। तो जब भी फर्म सक्सीड हुई, तुम तो रहे नहीं उस फर्म में, फर्म सक्सीड कर गई, तुम नहीं हो उसके अंदर, तो 2 रिटर्न फाइल होंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज एक हो ही गया रिटर्न मैम, फाइल। क्या बोल रहे हो? एसएससी चेंज हो गया सक्सेशन में, हाँ, तो 2 एसएससी रिटर्न चेंज। फाइल होगी। अब मैम एक चीज और बताओ, फर्म है, हाँ, ABCD फर्म है, अब डी है ना रिटायर हो गया, या डी की डेथ हो गई। पहले तो ये बताओ मैम, फर्म को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, समझ में आया, सारे पार्टनर्स ने बांट दिया। मैम फर्म को लॉस होंगे, तो फर्म का लॉस कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? फर्म का लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड भी कौन करेगी? फर्म करेगी, ठीक है। मैम ABCD पार्टनर थे, डी भाई साहब ए या तो चले गए इस दुनिया से, बी या तो हमारी फर्म से चले गए। फर्म से गए मतलब रिटायर हो गए, राम, फर्म से गए मतलब क्या है, रिटायर हुए, और दुनिया से चले गए मतलब नो मोर, ठीक है। तो बोलते हैं अब मैम उस फर्म में डी नाम का बंदा जो है, जिसकी डेथ हो गई, तो अब उसका शेयर ऑफ लॉस का क्या होगा? उसका लॉस का कुछ शेयर होगा ना, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग होती है तो लॉस की भी तो शेयरिंग होती है, तो उसके लॉस का शेयर का क्या होगा? तो बोलते देखो, अगर उसकी डेथ हुई है और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है उस लॉस को, पर रिटायरमेंट के केस में ये कंटिन्यूएशन कभी नहीं होता है। एक बार वो पार्टनर मेरे घर से गया, मेरी फर्म से गया, तो उसका लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता फर्म में। बट मैम डेप्रिसिएशन का क्या? डेप्रिसिएशन में कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन के केस में सिंपल है, अगर किसी की डेथ हुई है या रिटायरमेंट हुआ है, फर्म उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अब ये तुमको कहाँ मिलेगा? 198 पे सेक्शन 78 है, ये पूरी कहानी वहां लिखी है, जिसको कल हम फिर अच्छे से करेंगे, बट रीडिंग इज नीडेड। संडे का तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम चाहो तो जितना अब तक रिवाइज किया है ना, उसको ढंग से पक्का कर लो। मंडे एनी हाउ, मंडे ट्यूसडे मेरा चैरिटेबल टेस्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हारा 90% वेरियस एंटिटी खत्म हो जाएगा। और तुम खुद ही देख रहे हो क्या टॉपिक है, मैं क्या करूँ, छोटे छोटे टॉपिक है और वो इतनी जल्दी स्पीड में ही खत्म होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज योर होमवर्क? एक तो 5 पेपर्स के तुमको प्रिंट आउट निकालना, पक्के से याद रखना, दैट शुड बी क्वेश्चन पेपर का ही प्रिंट आउट, ठीक है। और दूसरा वेरियस एंटिटी का रिवीजन करके रखो,